हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं थर्मोडायनामिक्स, जिसका आपको सदियों से इंतजार था कि सर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो। आज वो दिन आ गया है जो हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कंटिन्यू क्लास चल रही है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं और तीसरा टॉपिक जो वेक्टर कैलकुलस, वो भी जल्दी से मैं कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट वीडियो उसका अपलोड कर दूंगा। टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। 5-6 लेक्चर के 5-6 घंटे का टॉपिक है, तो 5-6 लेक्चर एक ही दिन में मैं अपलोड कर दूंगा या फिर 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? आराम से पढ़ते रहो, टेंशन किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से सिलेबस कंप्लीट कराना है वो मेरा हेडेक है। आपको बस क्या करना है, पढ़ाई करनी है, सपोर्ट करना है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज़, आज जो भी लोग नया जुड़े हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहला ही लेक्चर होने वाला है थर्मोडायनामिक्स का। कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत है नहीं, इससे पहले एक भी थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर हुआ नहीं है। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, फिर देखना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे आपकी कमांड होती है या नहीं, आप बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं। फिर उसके बाद मुझे बोलना कि सर अब नहीं हो रहा, हमने करने के बाद भी 100% होगा, ये मेरा वादा है। क्लियर है ना? ठीक है। दूसरी चीज़, जैसा कि आप सब जानते हो, छोटा बोर्ड पड़ रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो उसके लिए मैंने एक कैंपेन चालू किया है। कैंपेन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन वाला है। बाकी किसी से फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, श्रद्धा अनुसार जिसका जितना कंट्रीब्यूशन बन सकता है वो एक बार कर लो, ताकि हम जल्दी से जल्दी मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, ताकि हम जो भी सब्जेक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं उसको नए सिरे से बढ़िया से शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ें, ताकि बीच बीच में दिक्कत ना आए और क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहें। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ना तो हमारे पास प्रोजेक्टर है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं अपने एंड से जो भी कुछ करना था वो करके इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब कुछ लगा के आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। वीडियोज़ को कंपाइल करने में भी टाइम लगता है, रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता है, तो बहुत समय लगता है। ऐसी बात नहीं है, मेहनत लगती है। तो आपका तो बस इतना सपोर्ट चाहिए। आप क्या है, पढ़ते रहो और चीज़ों को शेयर करते रहो, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, सबको चीज़ों क्या करो, शेयर करो, ताकि मुझसे जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, आग लगा देंगे। बोलो सर आग मत लगाओ, बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई बात नहीं, आग नहीं लगाएंगे तो क्या है, पूरा मज़े से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आज का सेशन में स्टार्ट करने से पहले सब लोगों से ये बोलूँगा कि कंट्रीब्यूट जितना कर सकते हो करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्या करूं, बड़े बोर्ड का या फिर अरेंजमेंट करूं, या फिर अगर कंट्रीब्यूशन इतना आ गया हम डिजिटल बोर्ड खरीद सके, फिर तो क्या मज़े ही मज़े हैं। फिर तो देखना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और जो मज़े दे देगा, और बहुत वेटेज होता है उसका प्रोडक्शन का। हर एक एग्जाम में SSC JEE का आने वाला है, उसमें भी आता है, और गेट के पेपर में तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और प्रोडक्शन का ही है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो। क्या इतना क्लियर है? इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिसके वेटेज ज़्यादा हैं उनको हम पहले कवर कर लें, ताकि हमारा जो भी है कंटेंट, जो भी वेटेज है, जितने मार्क्स का वेटेज है वो पहले कवर हो जाए, उसकी प्रैक्टिस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। बाकी अगर सपोर्ट मुझे ना लेने की ज़रूरत होती तो मैं बोलता ही नहीं। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्या है, समझ आ रही होंगी। सब लोग समझदार हैं। सर बोलो बहुत समझदार है, सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ तो लोगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे सर, पढ़ते रहो। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थर्मोडायनामिक्स। जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, पहले तो क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और उसके बाद आप भी मज़े के साथ पढ़ाई करते रहो, जैसा कि और लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले हम जानेंगे थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ज़रूरत क्या पड़ गई पढ़ने की, क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हमारे डोमेन के हिसाब से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को फोकस करेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है ना? बाकी थर्मोडायनामिक्स इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। एप्लीकेशन तो इसके बहुत ही वास्ट हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। बहुत ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, बट हमको इतना ज़रूर जाना है कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि सब लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक दिमाग में तो हमेशा ख्याल रख के पढ़ना है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च करने नहीं बैठे। थर्मोडायनामिक्स में बहुत से अजम्पशन ऐसे आएंगे, लोगों को लगेगा सर क्यों है, और हर क्यों का जवाब है नहीं। क्यों का जवाब जरूर है, लेकिन उसके लिए हमको रिसर्च करनी पड़ती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ क्या होंगी, नेचुरल प्रोसेसेस होंगी, वो इसी तरह होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नेचर का क्या है, प्रोसेस है। इसको हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं ट्रांसफ़र हो सकता,
बशर्ते होता है, लेकिन हमको एडिशनल कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वो भी हम आगे चीज़ों को देखेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कुछ क्या होंगे, एजम्पशंस होंगे, और जो नेचुरल प्रोसेस है जो एक रिदम के साथ हो रही होंगी उनको हमें क्या एज्यूम करके इसकी स्टडी करना है। मीन्स थर्मोडायनामिक्स को अगर मैं बताना चाहता हूँ तो थर्मोडायनामिक्स कुछ भी नहीं है, हमारी जो रियल लाइफ में जो भी ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, जो भी प्रोसेसेस की ऑब्जर्वेशन करते हैं नेचुरल प्रोसेस की, उसी को हमने थर्मोडायनामिक्स डिफाइन कर दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखना कि थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड होगा, पहले तो ये देख लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है थर्मोडायनामिक्स। बहुत बढ़िया। यहाँ थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट की बात हो रही होगी, बहुत बढ़िया। और डायनामिक्स का मतलब होता है फोर्स, बहुत अच्छे। और हम ये भी जानते हैं डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग इट्स कॉजेज। कॉजेज क्या है, वो फोर्स है। मीन्स कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ मोशन में क्या होगी, ये हीट हो रहा होगा। हीट मतलब हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी मूव कर रही होगी, मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी एक जगह से दूसरी जगह। वो जगह क्या है अभी डिस्कस करने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए इस वाले सब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया थर्मोडायनामिक्स, मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा किसी न किसी कॉज की वजह से, और इसी को हमने बोल दिया क्या, थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ थर्मोडायनामिक्स को, तो क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस तो है जैसा कि सब जानते हैं, तो मैं तुरंत बोल दूंगा इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the energy and its interaction with system and surrounding, with system and surrounding। ये तो है थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, बहुत बढ़िया। इसमें देखो 3 वर्ड आ रहे हैं, बहुत ही शानदार 3 वर्ड है। क्या है, साइंस की कोई ब्रांच है जिसमें एनर्जी के बारे में बात हो रही होगी और उसके इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही है। एनर्जी का इंटरेक्शन किस किस के साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। सिंपल सी लैंग्वेज है ये। अब हमको तीनों वर्ड्स को समझना, एनर्जी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही होगी, और ऐसा अगर हो रहा है तो इसी ब्रांच को हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनामिक्स। बहुत अच्छे, क्लियर है ना। इन सब चीज़ों को मैं डिफाइन करने से पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्लियर है ना। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा तो हमको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो टॉपिक होंगे थर्मोडायनामिक्स में वो क्या कवर होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इससे पहले ही लिख लेना, इस मुझे ध्यान नहीं रहा, इससे पहले ही आप कर लेना टॉपिक क्या क्या कवर होने वाले हैं वो देख लेना। तो अभी मैं सिस्टम, सराउंडिंग, एनर्जी, इंटरेक्शन, इन सबको डिफाइन करूँगा। उससे पहले मैं देख लेता हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन थर्मोडायनामिक्स क्या क्या होंगे, इधर देख लेना थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे। इंट्रोडक्शन किसका, थर्मोडायनामिक्स का। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सब जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में थर्मोडायनामिक्स के बारे में सीखेंगे, जो डेफिनेशन है, सिस्टम, सराउंडिंग क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेसेस क्या होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो सब देखेंगे। दूसरा, उसके बाद आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं टीडी लिखूंगा, किसी कोई तकलीफ तो नहीं है, थर्मोडायनामिक्स टीडी। तो जीरोथ लॉ ऑफ टीडी, बहुत बढ़िया। तीसरा हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो एंड फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो एंड फ्लो प्रोसेसेस, दोनों के लिए पढ़ेंगे कि प्रोसेस जो होगी फ्लो भी कर रही होगी, मीन्स मास ट्रांसफर हो रहा होगा, या फिर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, ऐसे केसेज में हम पढ़ेंगे, क्लियर है ना। फर्स्ट लॉ। फोर्थ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत अच्छा। उसके बाद फिफ्थ, इसी में से निकल के आता है कंसेप्ट एंट्रोपी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, एंट्रोपी, क्लियर है ना। और स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं ये तीनों टॉपिक से।
और ये तीनों टॉपिक तभी समझ आएंगे जब हमको बेसिक्स आता होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद 6.6 जो चैप्टर होगा उसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी और दूसरा नाम इसका है अवेलेबल एनर्जी। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, अब हम इसको इतना आसान कर देंगे किसी को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। अवेलेबल एनर्जी होती क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, इतनी आसान कर दूंगा इन चीज़ों को, बस देखते जाओ मेरे साथ। एक बार जुड़े रहो, पूरा वीडियो एंड तक देखो, फिर देखो आपको कितना चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कितने कंसेप्ट कितने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात क्या है, जितना पढ़ेंगे खुशी खुशी पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस 6 पॉइंट। उसके बाद 7 पॉइंट, इसको मिटा दूं क्या? यहाँ पे देखो यही प्रॉब्लम आ रही है, बोर्ड छोटा है इसलिए हम एक साथ चीज़ें नहीं लिख पाते। क्लियर है ना? तो अब मिटाना पड़ेगा मुझको 7 पॉइंट, इसीलिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो ताकि मैं चीज़ों को बहुत सिंपल कर दूँ। फीस किसी से नहीं मांग रहा, अगर फीस मांगता तो मैं एक डिफाइन कर देता ना कि इतने रुपए दो तभी मैं क्लास करूँगा। क्लियर है ना? बाकी श्रद्धा अनुसार जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जो कैपेबल है वो ज़रूर करे, जो कैपेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन अभी सही नहीं है किसी की, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कंट्रीब्यूट करने के लिए, बाकी पढ़ाई करते रहो। उसके बाद कौन सा था ये? 6 था, 7 था, कुछ भी हो। 6 टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पहले हम सीखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और बहुत ही शानदार टॉपिक है। जिसको ये समझ आ गया, इधर देखते रहना, जिसको ये समझ आ गया उसका पावर प्लांट तो क्लियर है। क्यों? पावर प्लांट में जो भी डायग्राम बनेंगे, जो भी साइकिल्स आती हैं वो यहीं से यूज होती हैं। जो हमारे प्रॉपर्टी डायग्राम है वो यहाँ से हम ड्रॉ करना सीखते हैं। क्लियर है ना? तो ये पढ़ने वाले हैं। 7 थर्मोडायनामिक्स रिलेशन, थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस, बहुत अच्छे। और 8th जो पॉइंट होगा वो होगा गैसेस एंड इट्स मिक्सचर, रियल गैसेस एंड इट्स मिक्सचर। गैसेस एंड इट्स मिक्सचर लिख लो, रियल आइडियल सबकी बात करें, इट्स मिक्सचर। क्लियर है ना? गैसेज और इसके मिक्सचर के बारे में बात करें कि अगर दो गैस मिक्स हो रही है तब क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है। क्लियर है ना? उसका हमारा जो भी होगा स्पेसिफिक हीट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना? तो ये तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का है। ये जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स, इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई, क्या क्या पॉइंट हमको पढ़ने हैं। ठीक है? जिसको ये थर्मोडायनामिक्स समझ आ गया, अभी सुनना, जिसको बेसिक थर्मोडायनामिक्स अगर समझ आ गया उसका पावर प्लांट भी बहुत आसान हो जाएगा, उसको आरएसी समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी और उसको आईसी इंजन समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे इस पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है ना? तो इसको थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे, इसके बाद हम पावर प्लांट पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आरएसी, उसके बाद आईसी इंजन। पहले थर्मोडायनामिक्स पढ़ना जरूरी है, फिर मैं वेटेज के हिसाब से इनके क्या कराऊंगा, एप्लीकेशंस को कवर कराऊंगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। वो चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है उसमें, पावर प्लांट में, आईसी इंजन में क्या पढ़ना है, आरएसी में क्या पढ़ना है। क्लियर है? हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन लिख दिया। लो, ये चल रहा था हमारा इंट्रोडक्शन, सबसे पहला पॉइंट, जो पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमने सीख लिया थर्मोडायनामिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मीन्स जो एनर्जी और उसके इंटरेक्शन के बारे में बात करेगी, कहाँ कहाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। अब यहाँ पे 3 वर्ड आ रहे हैं। एक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। एनर्जी होती क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एबिलिटी है टू कॉज द चेंजेस, मतलब एक पॉइंट से, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए कुछ तो चेंज आना पड़ेगा, और चेंज लाने के लिए कौन लाएगा, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए जो हमारा चेंज करा सके वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मीन्स वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे। स्टेट भी हम देखने वाले हैं आगे, इधर देखते रहना। तो मैं तुरंत बोल दूंगा, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोल दो, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस बोल दो, या फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट बोल दो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? ये तो है एनर्जी। अब इंटरेक्शन क्या है कि ट्रांसफर हो रही होगी एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोल रहे हैं इंटरेक्शन। किस किस के साथ? सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। अब हम देख लेते हैं सिस्टम क्या है।
यहाँ पे लिख लो, इनकी डेफिनेशन लिख लो। सिस्टम, सिस्टम हमारा वो होगा, इधर देखना, कि कोई सा भी रीजन स्पेस में, कोई भी रीजन, कोई भी मास, कोई भी पॉइंट जिस पर मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, मीन्स जिसकी मैं स्टडी को फोकस करने वाला हूँ, उसी पॉइंट को, उसी रीजन को स्पेस के अंदर हम बोलेंगे सिस्टम। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि मान लो मेरे पास इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें यूनिवर्स में से मैं एक पंप की क्या करना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, तो वो पूरे पंप को मैं सिस्टम मानूंगा, बहुत अच्छे। और उस पंप के बाहर जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा, बहुत बढ़िया। और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक रीजन दिख रहा होगा, जो बाउंड्री होगी, जो उन्हें सेपरेट कर रही होगी, उसे बोलते हैं हम बाउंड्री। क्लियर है ना? समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है। इधर देख लेना, मैं बोल दूंगा इट इज अ, क्या है, इट इज अ फिक्स्ड मास, इट इज अ फिक्स्ड मास or region in a space at which our whole analysis और हम ये भी बोल सकते हैं स्टडी इज टू बी फोकस्ड। कहने का मतलब कि जहाँ पे मेरी स्टडी क्या होगी, पूरी कंसंट्रेट होगी उसी पॉइंट को, या फिर उसी मास को, या फिर उसी रीजन को स्पेस के अंदर। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिस्टम बोल रहा हूँ। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग हमने बता दिया क्या है, कि सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो हम बोल देंगे एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज सराउंडिंग। इधर देखते रहना, ये टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन की है, बहुत आसान है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इधर देखना, कि हमने बात की एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग से हो रहा है। मींस जो हमने स्टडी किया है, जो हमने मास माना है, उस मास में कुछ ना कुछ एनर्जी या तो आ रही होगी या फिर जा रही होगी। अगर आ रही होगी तो कहाँ से आ रही होगी, सराउंडिंग से। और अगर जा भी रही होगी तो कहाँ जा रही होगी, सराउंडिंग में जा रही होगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को एक बाउंड्री होगी जो सेपरेट कर रही होगी, उसी को हम बोल देते हैं बाउंड्री। क्या है बाउंड्री? ब्लैक से लिख लो, क्या है बाउंड्री? क्या है? डिफाइन करें तो हम बोल देंगे इट इज अ रियल और imaginary surface that separates system and surrounding. उम्मीद करता हूं ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हो गई होंगी, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बाउंड्री की बात करूंगा। दो तरह की बाउंड्री होती है, एक को बोलते हैं मूवेबल बाउंड्री, एक को बोलते हैं फिक्स बाउंड्री। क्लियर है ना? एक को होती है मूवेबल बाउंड्री, एक को बोलते हैं हम फिक्स्ड बाउंड्री। जो हमारी मूव करेगी उसे मूवेबल, जो फिक्स रहेगी उसे क्या बोलेंगे, फिक्स बाउंड्री। इधर देखना, इमूवेबल बोल सकते हैं। तो बाउंड्री को मैं देखूंगा यहाँ पे बाउंड्री कितने टाइप की है, 2 टाइप की। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इनको जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हमको चीज़ें पता नहीं चलेंगी। ये सिस्टम को हमें कंसीडर करना भी आना चाहिए, किसको सिस्टम मान रहे हैं, उसके अलावा जो सराउंडिंग होगा। क्योंकि जितनी भी आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, हीट इंटरेक्शन होगा सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही होगी। तो हमारे लिए सिस्टम को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ हमने सिस्टम सेलेक्ट किया उसके बाहर क्या जा रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, वो हमको चेक करना है। क्लियर है ना? मैं यहाँ पे बात कर रहा था बाउंड्री की, इसको भी मिटा दो। मजे से पढ़ाई करनी है, टेंशन किसी को नहीं लेनी। सारी चीज़ें मैं बहुत आसान करूँगा, बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए किसी को लैंग्वेज का इशू तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, हम बात करेंगे किसकी, बाउंड्री की। अब बाउंड्री अगर मैं बात करता हूँ 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं मूवेबल बाउंड्री, और एक को बोलते हैं फिक्स्ड बाउंड्री। और इसे इमूवेबल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? क्या होती है, एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखा होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल
क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, सिलेंडर अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया। तो कुछ मैं पहले बना देता हूँ। पिस्टन सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, इसमें मैंने एक पिस्टन बना दिया। लो, सबको दिख रहा है ये पिस्टन, और ये पिस्टन क्या है? ये रॉड से कनेक्टेड, रॉड से कनेक्ट होगा, ठीक है। अंदर यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पे कुछ गैस भरी हुई है। लो, गैस भर दी हमने। चेतना क्लियर? ये हमने क्या गैस भर दी। अब ये जो रीजन हमने माना, ये मास माना है, इसको हम सिस्टम मान रहे हैं। क्या है? ये जो मास है ये हमारा क्या सिस्टम है। तो सिस्टम को सेपरेट ये कर रहा होगा, ये जो लाइन है सराउंडिंग से सिस्टम को ये सेपरेट कर रही है। और एक बाउंड्री यहाँ पे भी है, देखो, जो मैं क्या कर रहा हूँ, डैश 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 करके बना रहा हूँ। जो डैश 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 करके बाउंड्री बनाई है वो क्या है? मूवेबल है। पिस्टन कभी पीछे जाएगा, कभी आगे आएगा। लेकिन ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है साइड में, जो बाउंड्री है सिलेंडर के, ये बाउंड्री क्या है? ये हमारी फिक्स बाउंड्री है। मैं इसको बोल देता हूँ फिक्स्ड बाउंड्री बोल दो, या फिर इमूवेबल बोल दो। और यहाँ जो बाउंड्री है वो क्या है? मूवेबल बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है क्या है? मूवेबल बाउंड्री। क्लियर है? और ये जो हमने माना ये क्या है? सिस्टम। ब्लैक वाला क्या माना? ये सिस्टम है हमारा, इसकी स्टडी कर रहे हैं, मान लिया सिस्टम। और रेस्ट क्या होगा? यहाँ सराउंडिंग होगा। यहाँ पे क्या बोल देंगे? सराउंडिंग। इसको हटा के क्या है? सराउंडिंग। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। समझना चीज़ों को। एक और वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। ये सबको क्लियर है? फिक्स क्या है, मूवेबल क्या है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ एक रियल बाउंड्री की, एक बात करूँगा मैं क्या, रियल बाउंड्री, और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। इधर देखना, एक को बोलते हैं कई बार रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। इधर देखना, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, इधर देखना। मैं एक एग्जांपल लूँगा, किसी भी पंप का ले रहा हूँ या फिर टरबाइन का ले रहा हूँ। इधर देखना, ये हमारे पास एग्जांपल है। मैंने एक टरबाइन ले ली। लो, ये क्या है? टरबाइन, ठीक है। टरबाइन में कुछ मास एंटर कर रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा। अब मैं ड्रॉ करूँगा, इसको मिटा दूँ क्या? बिल्कुल मिटा देते हैं। इधर देखते रहना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो। टर्मिनोलॉजी है, इनको समझ लो, उसके बाद ये यूज होंगी तो हमें आसानी हो जाएगी समझाने में। इधर देखना, इस टरबाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा हमारा टरबाइन। क्लियर है ना? तो कुछ इस तरह का टरबाइन होगा। लो, ये बना लिया हमने टरबाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कुछ ये टरबाइन है, और यहाँ से इसका क्या हो रहा होगा? इनलेट हो रहा होगा। कहीं यहाँ पे दे दो, यहाँ नहीं, यहाँ दे दो। क्लियर है ना? और यहाँ टरबाइन है तो क्या लगा होगा? एक पंखा सा लगा होगा, कुछ इस तरह का। क्या तरह क्लियर है? यहाँ से कोई मास आ रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, ये क्या है? मास एंटर्ड। अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मास एंटर कर रहा है तो क्या लेके जा रहा होगा, एग्जिट कर रहा है तो क्या लेके निकल रहा होगा। यहाँ से क्या कर रहा होगा? मास एग्जिट कर रहा होगा, बहुत बढ़िया, मास एग्जिट। अब मैंने बोला, अभी बोला कि अब मुझे इस टरबाइन की स्टडी करनी है, बिल्कुल ठीक है। इस टरबाइन की अगर स्टडी करनी है तो इस टरबाइन को मैं क्या मान लूँ? सिस्टम मान लूँ। लो, क्या इतना क्लियर है? इस टरबाइन को क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। तो इसकी जो बाउंड्री हमें यहाँ तो नज़र आ रही है, हर जगह नज़र आ रही है। जहाँ एग्जिट कर रहा है, जहाँ इनलेट कर रहा है, वहाँ से तो मास निकल रहा होगा ना, बिल्कुल निकल रहा होगा। मैंने बोला यहाँ से क्या गया? मास गया। मास क्या होगा? कोई गैस होगी, एंटर कर रही है, और कोई गैस बाहर जा रही है, बहुत बढ़िया। देखते रहना। इसका मतलब जो रेड में जो मैंने बनाया है, इस बाउंड्री को बोलते हैं रियल बाउंड्री। दिखाई दे रही है ना सबको? रियल बाउंड्री, बहुत अच्छे। दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? टरबाइन का हर एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जहाँ से मास एंटर कर रहा है और मास एग्जिट कर रहा है, वहाँ पे भी तो सिस्टम की कोई ना कोई बाउंड्री होगी कि नहीं होगी? ये जो बाउंड्री होगी यहाँ पे मान लो, जहाँ एंटर कर रहा है, ऐसी बाउंड्रीज को बोलते हैं इमेजिनरी। जो दिख नहीं रही वो मास के साथ क्या हो गई? विलुप्त हो गई। ऐसी बाउंड्रीज को बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। क्यों? यहाँ से कहीं ना कहीं तो सराउंडिंग भी सेपरेट हो रहा होगा। क्लियर है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी बाउंड्री। समझ में आ गया होगा सबको, उम्मीद करता हूँ। रियल बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, हमारी मूवेबल बाउंड्री क्या है, फिक्स बाउंड्री क्या है, ये समझ आ गया होगा सबको, बिल्कुल समझ आ गया।
तो हमने देख लिया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, और बाउंड्री में कौन कौन सी बाउंड्री है, मूवेबल, इमूवेबल और रियल और इमेजिनरी। ये हमने एग्जांपल लेके देख लिया है। क्या इतना क्लियर है? अब मैं बात करूंगा सिस्टम। तो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम तो हमने देख लिया क्या है, कोई भी मास या फिर कोई भी रीजन स्पेस के अंदर जिस पे हमारी स्टडी हो रही है उसी को हम सिस्टम बोल रहे हैं। तो वो सिस्टम कितने टाइप का होगा उसको और देखते हैं कैसे होगा। क्लियर है ना? तो हम बात करेंगे सिस्टम की, सिस्टम के टाइप्स देखेंगे और मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है लेकिन मज़ेदार है। लो, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिस्टम की। और सिस्टम हमारे 3 तरह के होते हैं, इधर देखते रहना। एक को बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास सिस्टम नाम से पता चल जाएगा, देखो। एक होता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। और एक को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लो, आइसोलेटेड सिस्टम। इधर देखना, मैंने जो पहला लिया है इसको बोला है कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास सिस्टम। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि मास हमने कंट्रोल कर रखा होगा। मीन्स कंट्रोल का मतलब है मास मूव नहीं कर रहा होगा, मास को हमने फिक्स कर दिया किसी भी एक पॉइंट पर ले जाके, उसको बोला है कंट्रोल मास सिस्टम। ना मास बाहर जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। इसका मतलब हमने बंद करके रखा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हमने क्या कर रखा होगा, बंद करके रखा होगा, और मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये क्या है, कंट्रोल मास सिस्टम है। बहुत बढ़िया। और हम तुरंत इसको ये भी दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्लोज्ड सिस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना कि मैं कोई एक सिस्टम ले रहा हूँ, ये हमने रीजन कंसिडर किया, इसमें मैंने मास को क्या कर दिया, बंद कर दिया बिल्कुल। ये कोई हमारा मास था और इस मास को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बंद कर दिया। तो मास अगर बंद हो गया तो कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, मीन्स ना तो बाहर जा रहा होगा, ना एंटर कर रहा होगा, ना अंदर आ रहा होगा, ना बाहर जा रहा होगा। इसको हमने बोला ये क्या, सिस्टम है, सिस्टम है जिसका मास क्या है, मास क्या है, कंट्रोल्ड है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज सिस्टम बोल रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग होगा, बिल्कुल होगा सराउंडिंग। और ये वाली जो है ये क्या है, बाउंड्री है। ठीक है। क्या यहाँ से अगर मैंने मान के चलो हॉट गैस की बात कर रहा हूँ मैं, हॉट गैस मैंने क्या कर दी, बंद करके रख दी, कंट्रोल कर दी। क्या यहाँ पे टेम्परेचर हॉट गैस का TH होगा? देखते रहे ना, मज़ा आने वाला है। और यहाँ सराउंडिंग का इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ चाहे कितना भी बंद करके रख लो, क्या यहाँ से हीट अगर मैं टच करूँगा बाहर से तो फील होगी? बिल्कुल होगी। अगर किसी को फील नहीं हो रही तो हम करा देंगे फील। क्या करना, एक कंटेनर लेना, स्टील का कंटेनर लेना, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस में पानी ही भर देना। बहुत बढ़िया। भर के उसको बंद कर देना, क्लोज कर देना कि अब मास ना उसमें हमने भर दिया, मास ना उसमें से निकलेगा, ना उसमें एंटर करेगा कहीं एक्स्ट्रा। क्लियर है ना? और उसके बाद उसे बाहर से सराउंडिंग से आके इसे टच करके देखना, फील हो जाएगा। और अगर वो फील हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हीट कहीं ना कहीं इंट्रैक्ट हुई है, सिस्टम से सराउंडिंग हीट जाने की कोशिश की है, तभी तो बाहर फील हो रहा है। अंदर तो हम घुसे नहीं ना सिस्टम में। इसका मतलब ये हुआ क्लोज सिस्टम होगा तो मास इंटरेक्ट नहीं करेगा, बट एनर्जी क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। तो हम तुरंत बोल देंगे ये क्लोज सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आ रही है और जा रही है। ये देखो एनर्जी तो क्या है, आएगी और जाएगी। और एनर्जी वो क्या है, हीट है ना, हीट की फॉर्म में। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम है, इन विच, इधर देखना, क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम है, इन विच हम ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बट मास डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मास ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस, एनर्जी ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस। क्या इतना क्लियर है? एनर्जी ट्रांसफर होगी बट मास ट्रांसफर नहीं होगा, और हमने देख लिया क्लोज सिस्टम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इधर देखना, इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल अगर मैं रियल लाइफ में लेना चाहता हूँ एग्जाम्पल, तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल क्या होगा, मैं बोल दूंगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट
वॉल्व। हमने वॉल्व नहीं लगा रखे तो मास ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस भर रखी है तो उसे कंप्रेस कर सकते हैं, कभी एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ऐसे हम एग्जांपल को क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करूंगा ओपन सिस्टम की, इधर देखते रहना। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, ओपन सिस्टम की। इसको मिटा रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है, सबको समझ आ गया होगा। लिखते रहना साथ ही साथ, इधर देखना, नोट्स बनाते रहो साथ ही साथ, फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। अब यहाँ आ जाओ, लो आगे आगे, कहाँ आ गए, यहाँ गए। हमने बात की ओपन कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को ही दूसरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम। बहुत अच्छे, कौन सा नाम है, ओपन सिस्टम। क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके वॉल्यूम को हम कंट्रोल करेंगे, मींस जो रीजन होगा, जो स्पेस होगा उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन मास उसमें आ रहा होगा, जा रहा होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल, तो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, टरबाइन ले लो, पंप ले लो, कंप्रेसर, ब्लोअर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। इधर देखना कैसे मैं टरबाइन बना दूं, फिर से बना दो सर, हमारी तो क्या है जिज्ञासा है, आप टरबाइन बनाओ तो सही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जिज्ञासा कि ठीक है सर हमने बना दी टरबाइन, बहुत बढ़िया। और इस टरबाइन को रन करा दिया किससे, शाफ्ट से। ये टरबाइन होगी, कुछ बीच में कुछ ये लगा हुआ, क्लियर है ना, बन गई टरबाइन। नाम की टरबाइन है, ऐसी थोड़ी होती है। जब हम फ्लोर मशीनरी पढ़ाएंगे वहाँ टरबाइन भी दिखाएंगे कैसी बनी रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ये इसका क्या है, इनलेट है, और हमने बोल दिया ये क्या है, इसका एग्जिट है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो है, ये जो बाउंड्री में बना रहा हूं, देखते रहना, खूबसूरत बाउंड्री है। मैंने बोल दिया ये क्या है, बाउंड्री, बहुत बढ़िया। बाउंड्री के अंदर जो है वो सिस्टम है, बहुत अच्छे। बाउंड्री के अंदर क्या होगा, सिस्टम, टरबाइन ही तो है। और बाउंड्री के बाहर क्या है, सराउंडिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। कि सर इसमें कुछ गैस आ रही होगी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से क्या है, गैस एंटर्ड, करा दो ना, और गैस है तो उसका कुछ मास होगा, बहुत बढ़िया मास। और यहाँ से गैस बाहर भी जा रही होगी, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जाएगा टरबाइन, कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। मैं बोल दूँ गैस क्या कर रही होगी, एग्जिट कर रही होगी, और कर रही होगी तो कुछ मास के साथ एग्जिट कर रही होगी, इसे मास एग्जिट बोल दूँ मैं, यहाँ पे मास इनलेट बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मास इनलेट। क्या मैं बोल सकता हूँ मास एंटर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट। कि सर हम तुरंत बोल देंगे कि मास एंटर कर रहा है, लेकिन मैंने ये जो सिस्टम का वॉल्यूम मैंने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, कि ये वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता। जो सिस्टम है, ये टरबाइन का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इसी को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया। ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो हमने वॉल्यूम डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब ये चेंज नहीं होगा, मास इसके अंदर घुस भी सकता है, निकल भी सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या मास एंटर किया, ठीक है, हम तुरंत बोल देंगे ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लेकिन क्लोज में तो ऐसा नहीं था। अब कोई मुझे बताएगा इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मास है तो मास के साथ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जा रही होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जा रही होगी, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी मास की, कुछ ना कुछ उसकी हीट होगी, तो हीट के साथ एनर्जी लेके ट्रैवल कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो हम तुरंत बोल देंगे कि ओपन सिस्टम में क्या होगा, बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन, ऐसे लिख लो, सिस्टम एंड सराउंडिंग, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओपन सिस्टम भी सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, बहुत अच्छे। अब दूसरा, तीसरा, कि सर एक में हमने देखा मास क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, बहुत अच्छे। एक में क्या कर रहा है, मास ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके साथ एनर्जी भी ट्रांसफर कर रही है। एक में हमने मास को कंट्रोल कर दिया, तो एनर्जी तो कंट्रोल हुई नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है मास को कंट्रोल कर दूं, एनर्जी को भी कंट्रोल करूं, मींस एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही होगी, मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इधर देखना, आइसोलेटेड सिस्टम कि इन विच एनर्जी एंड मास does not transfer between सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दोनों ट्रांसफर नहीं हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेके देखता हूँ, एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं हम थर्मोफ्लास्क, और ये आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, थर्मोफ्लास्क
कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम का नहीं है, बट ऑलमोस्ट 99.9% आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? हमने उसके चारों तरफ इंसुलेशन लगा रखा है। इंसुलेशन इसलिए लगाते हैं ताकि जो गर्म चीज़ डाली है वो ठंडी ना हो। अगर गर्म चीज़ ठंडी नहीं हो रही तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, और उसको बंद कर दिया है तो क्या मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसे बोलते हैं यूनिवर्स। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्स। क्यों बोला है? इधर देखते रहना कि यूनिवर्स, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है नहीं, तो सराउंडिंग तो गया ही कहाँ। समझ आ रही ना? तो यूनिवर्स के बाहर ना तो कभी मास जा सकता है, ना कोई एनर्जी आ सकती है, ना जा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमको तीन सिस्टम क्लियर हो गए। क्या? कंट्रोल मास क्लोज सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम। क्या इतना क्लियर है? अब हमने ये सिस्टम तो पढ़ लिए सर, आपने बोला हमने पढ़ लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते SSC JEE में तो 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है यहाँ से। क्लियर है ना? क्योंकि चुन्नू मुन्नू से पेपर है, चुन्नू मुन्नू से पेपरों में चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, बोला सर ठीक है, आपने सिस्टम तो हमें बता दिया, अब सिस्टम के अंदर भी तो कुछ होगा, उनको भी तो डिफाइन करो। अब इसके अंदर जो होगा उसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, कि अगर ये सिस्टम है तो इसके अंदर इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी एंथैल्पी क्या है, इसकी एंट्रोपी क्या है। ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आ रही है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम में अगर डिफाइन करता हूं तो अ कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वही क्या कहला रही है? प्रॉपर्टी है उसकी। जैसे एग्जांपल अगर हम लें कि हम मान के चलो मोबाइल लेने गए दुकान पर। क्या लेने गए? दुकान पर मोबाइल को बोल दिया हमने बोल दिया मोबाइल क्या है? सिस्टम है, क्योंकि हमारा मोबाइल पे फोकस है कि हमको मोबाइल खरीदना है साहब, तो मोबाइल पे हमारा क्या है? फोकस है। तो अब मैं मोबाइल लेने गया तो मैं सबसे पहले बोलूँगा साहब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो बताओ ना, तभी तो मैं खरीदूंगा। इसका मतलब ये हुआ, वो बोलेगा 48 मेगापिक्सल कैमरा है, बैटरी तो इसकी चलती नहीं, तो बोला भाई आते हैं हम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफाइन की, और उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से मैं उसको क्या कर रहा हूँ? डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि हाँ इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है तो हमारे काम का है या नहीं है। क्लियर है ना? तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वही प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना। तो मैं बात करूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। क्या मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम की। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे बोलते हैं? इधर देखो, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नॉन एज प्रॉपर्टी, is known as properties of the system। अब यहाँ से ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो सिस्टम की वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहाँ बोलेगा कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की होती है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, 2 टाइप्स। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या? 2 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जिसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और समटाइम्स इसका दूसरा नाम भी ले लेता है क्वेश्चनों में, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले समझना ये होती क्या है और एग्जांपल समझेंगे क्या क्या है। क्लियर है ना? तो इंटेंसिव जहां इन आ रहा है, इन का मतलब हो जाएगा, इन याद करने का तरीका बता रहे हैं, इन का मतलब इंडिपेंडेंट। वाह, इंडिपेंडेंट किस पे? ऑन मास। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो किस पे? मास पे, उसको बोले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे। एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल इधर देखना, एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूं तो क्या होगा कि अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, मैं बात करता हूं प्रेशर, बहुत शानदार। कितना क्लियर है? टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी एक्सेट्रा। बोलो सर कैसे? इधर देखना, मैंने कोई मास लिया, मैंने क्या लिया? ये कोई मास लिया, ये कोई रीजन है हमारा, इसमें मैंने मास लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मास के साथ डिपेंड है या नहीं है वो देखना है ना। तो ये था हमारा मास m,
अगर मैंने इसमें से आधा मास निकाल लिया, मान लो कि चलो आधा मास निकाल लिया, इधर मास को क्या कर दिया, m को m/2 कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर ये m मास था तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, बहुत बढ़िया, प्रेशर भी होगा, इसकी कुछ डेंसिटी होगी, बिल्कुल ठीक है। ये टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, बहुत अच्छे। अगर मैंने इस मास को m/2 किया तो क्या टेम्परेचर घट जाएगा मास घटाने पे? बिल्कुल नहीं घटेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 लीटर पानी लिया, गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने उसमें से क्या निकाल लिया, आधा लीटर निकाल दिया, तो क्या टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा निकालते? नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। मैंने बोला कि अगर मैंने एक टेम्परेचर ले रखा है, मतलब एक पानी ले रखा है जिसका एटमॉस्फेयर पे ले रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें से मैंने आधा पानी निकाल लिया एटमॉस्फेयर में ही, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मास के साथ साथ इनकी क्या है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारा टेम्परेचर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। मीन्स टेम्परेचर अगर सेम है तो इंडिपेंडेंट हो गया मास पे, इंडिपेंडेंट ऑन मास। और अगर मास पे इंडिपेंडेंट हो गया तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या इतना क्लियर है? और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा इंटेंसिव होती है, कौन सी, इधर देख रहा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, नोट करके लिख लेना, नोट करके कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर ऑलवेज इंटेंसिव। बोलो सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि ये हमेशा इंटेंसिव होंगी? इधर देखना कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक कौन सा, वॉल्यूम देखना चाहता हूँ लोग, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो पर यूनिट मास बता रही होंगी, तो मैं तुरंत बोल दूंगा वॉल्यूम पर यूनिट मास। बहुत अच्छे। तो पहले से ही ऑलरेडी जब हमने यूनिट मास ले रखा है तो मास पे तो डिपेंड करेंगी नहीं, क्लियर है ना। तो ऐसे ही स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो पर यूनिट मास डिफाइन है, तो मास तो उनका चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक यूनिट मास के लिए हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, तो अब वो मास पे तो डिपेंड करेंगी नहीं। इसीलिए ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर नॉन एज क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होंगी तो उनको छोटे लेटर से लिखते हैं हम, ऐसे V इक्वल टू क्या हो गया, V/m। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करता हूँ, स्पेसिफिक एंट्रोपी आगे पढ़ेंगे एंट्रोपी होता क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, कुछ भी बात करो, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जहां स्पेसिफिक वर्ड आ गया वो क्या होगी, इंटेंसिव होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, मास है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोला चलो ठीक है सर, आपने बोला हमने मान लिया और मानना पड़ेगा, आप पढ़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं, इधर देखो क्या है डेफिनेशन, सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कि सर चलो ठीक है मुझे ये समझ आ गया, ये तो सब सही है, पर ये डेंसिटी, जो डेंसिटी है ये कैसे आपने बोल दिया इंटेंसिव है, ये कैसे बोल दिया आपने, ये क्या है, डेंसिटी जो है हमारी इंटेंसिव है। कोई मुझे बताएगा क्या, कोई बता सकता है? इधर देखना, अभी इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले मैं एक्सटेंसिव बता दूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इधर देखते रहो। इंटेंसिव सबको समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इधर देखते रहना। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी डेंसिटी को प्रूव करेंगे इंटेंसिव कैसे है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अभी इंडिपेंडेंट ऑफ मास देखी हमने, द प्रॉपर्टी which depends on mass known as extensive property। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। इधर देखना कि सर मास पे कौन कौन सी डिपेंड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, वॉल्यूम, एंथैल्पी H, इंटरनल एनर्जी E, एंट्रोपी S, एक्सेट्रा। ये क्या है, इसको इंटरनल एनर्जी बोल देना, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, एंट्रोपी, ये सब मास पे डिपेंड होती है। अभी बताइए कैसे। ये क्या है, एंथैल्पी। ये क्या है, वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को ले रहा हूँ, इधर देखना कि अगर मैंने बोला, इधर देखते रहो कि ये कोई कंटेनर था,
क्लियर है ना। एक कंटेनर में मैंने गैस भर दी, ये रही गैस, ये क्या गैस भरी हुई है। क्लियर है। स्टार्टिंग में इसका मास m था, कुछ वॉल्यूम v था, कुछ टेम्परेचर रहा हुआ, कुछ प्रेशर रहा हुआ, कुछ डेंसिटी रहेगी। ठीक है, मैं चाहता हूं इसके मास को आधा कर दूं। लो, इसके मास को आधा करूंगी। लो, कर दो मास का आधा। यहाँ से मैंने मास को आधा किया, आधा मास किया, वॉल्यूम भी आधा हो गया। मीन्स अगर मैं m/2 करना चाहता हूँ तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा हो गया, v/t हो गया। इसका मतलब जैसे ही मास में कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम तुरंत बोल देंगे मास के साथ वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे, इधर देखना। अब मैंने बात की क्या, ये तो हमें पता चल गया वॉल्यूम जो है हमारी क्या है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव। अब मैं देखना चाहता हूँ डेंसिटी, क्या डेंसिटी। और डेंसिटी सब जानते हैं किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। ये क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। बहुत बढ़िया, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास को आधा करता हूँ m/2, इधर देखते रहना, तो वॉल्यूम भी तो आधा हो रहा था, v/2 2 से 2 गुजर गए, क्या आ गया, m/v। फिर से वही आ गई डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मास को अगर आधा करेंगे तो वॉल्यूम भी तो आधा हो रहा था, और वॉल्यूम अगर आधा हो रहा है तो इसका मतलब क्या, डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। और डेंसिटी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑन मास हो गई। बहुत बढ़िया, इंडिपेंडेंट ऑन मास। और हम तुरंत बोल देंगे क्या है, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखना, ये इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी ये हमारी हीट बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हीट मेजर करता हूं तो अगर मेरे पास इतना मास है, उसकी हीट मेजर करूंगा ज़्यादा आएगी, और चुन्नू सा मास है तो उसकी हीट क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका मतलब ये जितनी भी एनर्जी है वो सब खाली एनर्जी, चाहे वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें मास के साथ क्या करती है, डायरेक्टली रिलेट होती है। जितना मास बढ़ाएंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ती है, जितना मास बढ़ाएंगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv²। अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मीन्स डिपेंड कर रही है मास पे, बिल्कुल। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब मास अगर मैं बढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा, मास बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है ना। तो इसी हिसाब से हम बोल देते हैं क्या, सब एक्सटेंसिव। इससे पहले जो पढ़ा था इंटेंसिव। क्लियर है ना। तो ये देख लिया हमने क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, क्या क्या होते हैं। इधर देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। क्या मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, हमको समझ आ गया सब कुछ। समझ वाकई में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, मज़ा आ जाएगा। देखो शेयर करो चीज़ों को, फिर देखो कितना आनंद आता है। बस 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाओ, उससे पहले थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करो ताकि मैं वो सारे अरेंजमेंट तो कर लूँ ताकि लाइव क्लासेज हो सके। क्लियर है ना। तो वो सारे अरेंजमेंट, अब पूरा फोकस क्या है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ है। आप सपोर्ट करोगे तो बहुत आसानी से मैं बहुत जल्दी कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, नहीं तो बहुत मेहनत लगेगी। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए किसी से। फीस किसी की नहीं मांगी, एक भी सब्जेक्ट की फीस नहीं मांगी। अगर मैं यहाँ पे 8 सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाऊँगा तो 8 सब्जेक्ट का भी अगर आप फीस देखो, कहीं पर पढ़ते हो जाके, कहीं से भी पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ो जाके, तो वहाँ पे आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा। चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन में भी आजकल पैसा ले रहे हैं। मैंने तो इनिशिएटिव ले लिया है, मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिनको वाकई में पढ़ना है, जिनको मुझसे समझ आ रहा है, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैंने क्लास स्टार्ट की है। और एक बार मैंने बोल दिया है तो अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कराना है। क्लियर है ना। बाकी आपको पता ही होगा, आप ऑनलाइन में पहले तो सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हो कि किससे पढ़ें, किससे नहीं पढ़ें, किससे चीज़ें समझ आ रही, किससे नहीं समझ आ रही। ठीक है, वो सर्च करते रह जाते हो। सर्च करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलती, बीच बीच में से मिस हो जाते हैं। क्लियर है ना। और अगर सीक्वेंस में मिलेगी भी तो उसका आपको पे करना पड़ता है। समझ आ रही ना बात। तो यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ, इसीलिए बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील करा दूंगा। बस मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दो। बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रोजेक्टर और अगर हो सका तो डिजिटल बोर्ड भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इतना बना तो। क्लियर है ना। क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो बस और कुछ नहीं चाहिए, फीस किसी से नहीं ले रहा, बस अपनी श्रद्धा के अनुसार कंट्रीब्यूशन करना है ताकि मुझ पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में ही तो कर रहा हूँ, किसी से पैसा तो लिया नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो रिजल्ट लाना चाहते हैं, जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। क्लियर है ना। बाकी जिसको लग रहा हो कि नहीं सर तो वाहियात पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके किसी और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सब ने कर भी रखे होंगे बहुत सारे चैनल। अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हो, बहुत से लोग बोलते हैं अनअकैडमी इज़ द बेस्ट, वहाँ पढ़ो। वहाँ पे अगर आपको पूरे सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करने हैं तो वहाँ आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और सब्सक्रिप्शन का चार्ज देखना जाके, वहाँ सब्सक्रिप्शन की जो फीस है कम से कम 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये है। समझ आ रही है ना बात। तो अगर आपको चीज़ें फ्री में ही मिल रही हैं
कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। कंट्रीब्यूशन ये है कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी पे करना चाहते हो कर दो, और आपके जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा उसको मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूँगा। क्लियर है ना? उससे मेरा पॉकेट का खर्चा थोड़ी निकल रहा। कोई सोच रहा हो सर पैसा कमाना चाहते हैं। वैसे भी आप देख लो कितने सब्सक्राइबर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 300 सब्सक्राइबर हुए, और 300 सब्सक्राइबर में कितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 40-50, सब तो नहीं करने वाले, वो मुझे भी पता है। और 40-50 लोग भी अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो मैं वो सारी चीज़ें क्या है जुटा पाऊँगा जो हम जुटाने के लिए क्या है कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना? हम चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। समझना बातों को, समझ आ रही ना बात? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखो अभी भी क्या है पसीने में लथपथ हो जा रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको उन लोगों को मेहनत करानी है जो लोग वाकई में मेहनत करना चाहते हैं। क्लियर है ना? कुछ लोग मुझसे पहले से ही पढ़े हुए हैं, उनको मेरे साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा लगता है, मुझे भी पता है। कुछ लोगों को सब चीज़ें समझ आती हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो वही लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दें। कहीं एक्स्ट्रा फीस तो आपको पे नहीं करनी पड़ रही, आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करते रहो। सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है, ये एक बार बोल दिया तो बोल दिया। यहाँ पे आपको एट द एंड नवंबर दिसंबर तक आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस का सब्जेक्ट आपको यहाँ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको कितनी भी बार रिवाइज़ कर सकते हो, कितनी भी बार कंसेप्ट को समझ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन के साथ रिवाइज़ कराऊँ, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराऊँ, ताकि आपको चीज़ें क्या है बहुत अच्छे से समझ आए। क्लियर है ना? बाकी का आप देख लो जैसा करना है। ऐसे तो चल ही रहा है, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। नहीं अब तक हमारा सॉन्ग तो कंप्लीट हो गया होता, वहाँ हमको चीज़ें बहुत तो मिटानी पड़ती हैं। क्लियर है ना? तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़। क्या पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इधर देखना कि सर क्या पॉइंट है, वो हम तुरंत बोल देंगे। क्या कि सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। मीन्स प्रॉपर्टी हमेशा पॉइंट पे डिपेंड कर रही होंगी और स्टेट पे डिपेंड कर रही होंगी। स्टेट भी क्या है? ये पॉइंट है। मीन्स अगर मैं किसी भी सिस्टम का एक स्टेट डिफाइन करता हूँ तो स्टेट का मतलब उस पॉइंट पे क्या क्या टेम्परेचर है, क्या क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या इसकी इंथैल्पी है, क्या एंट्रोपी है। मीन्स वो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक पॉइंट को। क्लियर है ना? तो प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है कि किसी भी पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टी है वो हमें बता दो। क्लियर है ना? दूसरा प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फंक्शन। मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि कोई सा भी पाथ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी डायग्राम बना रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी डायग्राम है। प्रॉपर्टी डायग्राम मतलब प्रेशर प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है। इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम के पीवी डायग्राम बोल दो या फिर प्रॉपर्टी डायग्राम बोल दो। और पीवी दोनों प्रॉपर्टी है, इनका डायग्राम बता रहा हूँ। मैंने बोला एक पॉइंट है कोई यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है 2। मीन्स ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टेट 1 स्टेट 2। मीन्स कोई भी सिस्टम यहाँ पे स्टेट 1 पे है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे स्टेट 2 पे है, बहुत अच्छे। इसे पॉइंट बोल दो, स्टेट बोल दो, दोनों चीज़ क्या सेम है। अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा P1, कुछ वॉल्यूम होगा V1, कुछ क्या होगा टेम्परेचर होगा T1, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पे P2 V2 और क्या होगा टेम्परेचर होगा T2, बहुत अच्छे। मतलब मैंने बोल दिया ये प्रॉपर्टीज हैं तो पॉइंट पे डिपेंड कर रही हैं। अब जो मर्जी यहाँ से मैं मूव करना चाहता हूँ 2 पे, कैसे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले जाओ, ऐसे चले जाओ, सीधे चले जाओ। इसका मतलब जिस मर्जी पाथ से जाओ उस पॉइंट पे प्रेशर P2 ही रहना है, V2 रहना है, T2 ही रहना है। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 V1 T1 रहना है। मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज हैं पाथ के साथ डिपेंड नहीं कर रही, तो हम बोल देंगे प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज आर इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फंक्शन। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टीज आर क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या है? इनको हम एग्जैक्ट डिफरेंस कर सकते हैं। मीन्स 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस बता सकता हूं T2 माइनस T1। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि टेम्परेचर का डिफरेंस करना है मुझे,
टेम्परेचर डेल्टा टी है, इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 2 तक, तो मैं इसे T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर है ना, ये क्या है एग्जैक्ट। ऐसे ही मैं डेल्टा पी लिखना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन करूँगा 1 से 2, तो क्या मैं P2 माइनस P1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कहलाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट क्लियर है ना। तो इन एग्जैक्ट क्या होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इन एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं, इधर देखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं वर्क की, वर्क क्लियर है, मैं DW लिखना चाहता हूं, वर्क कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं 1 से 2, क्या मैं इसे W2 माइनस W1 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, इस तरह से कभी नहीं लिखते। तो हम तुरंत बोल देंगे ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये वर्क जो है इंटीग्रेट होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, आगे हम प्रूव करेंगे पाथ पे कैसे डिपेंड करेगा। तो अगर ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टीज पाथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ना, तो हम इसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कि इनका हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं डिफरेंस कर सकते, दो पॉइंट को लेकर डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते, W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते। क्या इतना क्लियर है? तो हम ये बोल देंगे वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। आगे मैं प्रूव करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, जब वर्क पढ़ेंगे तो वर्क इंट्रैक्शन, एनर्जी इंट्रैक्शन, हीट इंट्रैक्शन, मास इंट्रैक्शन, तब जब हम पढ़ेंगे तब मैं प्रूव करूंगा। मैं बोल दूंगा ये क्या है, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन है तो क्या है, नॉट द प्रॉपर्टी, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रूफ करूंगा आगे, टेंशन नहीं लेनी, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आज हमने यहां तक देख लिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी देख ली। अभी इंट्रोडक्शन का एक और लेक्चर होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब हम फिर एंटर करेंगे एनर्जी इंट्रैक्शन में। एनर्जी इंट्रैक्शन मतलब 3 टाइप से होगी। वर्क इंट्रैक्शन क्या होता है, मास इंट्रैक्शन क्या होता है, और हीट इंट्रैक्शन क्या होता है। ये तीनों ही थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगे और इन तीनों को अच्छे से डीपली इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रह गया है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक अप्रोच क्या होता है, और हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसको बेसिक्स जिसको नहीं आया, फिर मैं बोल रहा हूँ, जिसको बेसिक्स नहीं सब पढ़ा, जिसने अगर किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स नहीं पढ़ा, पहले के 2-3 लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो उसको आगे आने वाले लेक्चरों में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, चाहे जो लोग नए जुड़े हैं, चाहे जो लोग पुराने देख रहे हैं, वो स्टार्टिंग से एक बार देखें, ताकि आपको रिदम बन जाए, हमको भी मजा आए, मुझे बार बार चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े, किसी लोगों को बीच बीच में समझ नहीं आए। तो क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्या आई होंगी, पसंद आई होंगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। सबको इतनी चीज़ें पसंद आ गई होंगी। बाकी का जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, अब कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं वो खुशी खुशी पढ़ रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर, मेरे साथ जुड़े रहे होंगे हमेशा। क्लियर है ना। बाकी का जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनसे एक बार ये बोलूँगा कि अपने जूनियर्स को, अपने जो भी कलीग्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, SSC का हो, चाहे PSU का हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो जहाँ टेक्निकल आता है, उनके लिए सब के लिए ये क्या है, एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन वाली बात है वो आप थोड़ा सा सीरियसली लेके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्या कर सकूं, आसान कर सकूं। क्यों, अभी तो ये भी नहीं पता लॉकडाउन लग सकता है या फिर से क्या लॉकडाउन लग सकता है। अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो हम चाह के भी चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो जितना जल्दी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मैं उतनी जल्दी अरेंजमेंट कर लूँगा। और बहुत जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि क्वेश्चन की भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। हमेशा याद रखना, ये थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी तो बहुत आसान लगेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, थ्योरी तो इतनी आसान लगेगी कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। बट जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें क्वेश्चनों में दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे अजम्पशंस यूज होते हैं। तो अजम्पशंस यूज करने तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और मैं अगली क्लास में ये भी बताऊं कौन कौन सी बुक से हम स्टैंडर्ड किताबों से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो ये तभी कर पाएंगे जब आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करोगे। मेरे पास एटलीस्ट प्रोजेक्टर या फिर क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए। ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए। बड़ा बोर्ड तो एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को प्रोजेक्ट करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, एक चीज़ तो कम से कम एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं भी स्मूथली क्या कर सकूँ, चीज़ें कर सकूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। क्यों, अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा, बट 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं रखता हूँ, ताकि इन केस इमरजेंसी में अगर मुझे 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर अपलोड करने पड़े तो मैं कर सकूँ। क्लियर है ना। अभी गर्मी का टाइम है, फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो पसीने आ रहे होंगे, सबको दिखाई दे रहा। क्लियर है ना।
फिर भी हम क्या मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ किसके लिए, आपके लिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ जो बच्चे वाकई में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट कहीं से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिनको लाखों लाखों रुपये पे करने पड़ते हैं इन्हीं कंटेंट के लिए। क्लियर है ना? तो लाखों लाखों रुपये पे ना करने पड़े, इसीलिए आपके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है सब कुछ। पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैं चीज़ें मैनेज करूँ। मेरे पास भी अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है कहीं से, पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहीं से अभी इनकम सोर्स नहीं है। 3-4 महीने से इनकम सोर्स भी क्या हो गया, बंद हो गया। ये फ्रैंकली स्पीकिंग है, लॉकडाउन की वजह से। तो इसीलिए अभी थोड़ा फाइनेंस का इशू आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सब सपोर्ट करोगे तो हम एक चीज़ों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ के और इनको बड़े स्मूथली क्या कराएंगे, रन करेंगे। क्लियर है ना? मेहनत मैं करूँगा, आपको बस पढ़ना है। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।